हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इंस्टीट्यूट चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लास। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हम पी ब्लॉक की चर्चा कर रहे थे और उस पी ब्लॉक में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ था, जिसमें आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, उसके बाद मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया हुआ था। तो आज वीडियो को आगे इसी क्रम में बढ़ाते हुए हम इस पर डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड हैं और उनमें आपको देखना ये है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस की जाएगी आज वो है हाइड्राइड का। मतलब जो इसमें समूह 15 के हाइड्राइड होते हैं उनकी क्या क्या गुण हैं, उनकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। एक बात और, वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखा करें ताकि जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए जाए उसका आंसर आप कर सकें। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले नाइट्रोजन फैमिली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप 15। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। समूह 15 के जो सदस्य हैं उनके हाइड्राइडों के गुण की बात हम करने वाले हैं। हाइड्राइड सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। हाइड्राइड का अर्थ ये हुआ कि जैसे कोई भी पदार्थ है आपका या कोई भी एलिमेंट है, जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड आपके तैयार होते हैं वो उसका हाइड्राइड कहलाता है। मीन्स जैसे मान लीजिए आपने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्मेशन हुआ अमोनिया का। तो अमोनिया जो फॉर्म हुई उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसलिए कहा गया नाइट्रोजन का हाइड्राइड है ये। ठीक है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइड में अंतर आपको पता भी है। एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि जो हाइड्रोक्साइड होता है वो OH के साथ रहता है और हाइड्राइड जो रहता है उसमें स्पेशली हाइड्रोजन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हाइड्राइड की। तो हाइड्राइड के जो गुण है, किसके, समूह 15 के सदस्य के जो हाइड्राइड बनेंगे उनके गुण का डिस्कशन हमें करना है यहाँ पे। तो आइए चेक करते हैं पहले कौन कौन से हाइड्राइड ये फॉर्म कर सकता है और उनकी क्या क्या गुण होंगे। तो सबसे पहले एक कॉमन जान लीजिए कि समूह 15 के जो एलिमेंट्स हैं, समूह 15 के जो तत्व हैं वो सामान्यतः MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि समूह 15 के जो सदस्य हैं वो MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जहां M इस वर्ग के सदस्य का प्रतीक है। मतलब एक सिंबल उसका यूज किया मैंने, वो है M आपका जो इस वर्ग के सदस्यों का प्रतीक होगा। मीन्स आप यहां समझ सकते हैं M इसको जो आपको बताया जा रहा है N मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां देखिए, अब अगर मैं बात करूं कि इसके ग्रुप 15 के कौन कौन से हाइड्राइड बने, वो कौन से होंगे आप बना सकते हैं आसानी से। हमने एक कॉमन बताया आपको क्या, MH3 प्रकार के हाइड्राइड ये बनाते हैं, जहां M इस वर्ग के सदस्यों का प्रतीक है। अब आप देखिए जो कंपाउंड तैयार होंगे इसके जो हाइड्राइड बनेंगे वो है पहला आपका NH3, दूसरा है PH3, तीसरा है ASH3, चौथा है आपका SBH3 और लास्ट आपका है BIH3। ये समूह 15 के सदस्य जो हैं उनके हाइड्राइड मैंने आपको बताया NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BIH3। अब देखिए NH3 का जो नाम है वो अमोनिया, ये फास्फीन का हाइड्राइड है, सॉरी फास्फोरस का हाइड्राइड जिसे फास्फीन बोलते हैं। ये आर्सीन है, क्या है, आर्सीन। ये है एंटीमीन बोलते हैं इसे आप, एंटीमीन। और ये है आपका बिस्मथीन। ठीक है, तो आपने देखा ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, ये फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का और बिस्मथ का। क्लियर हो रही बात। अब देखिए जो यहाँ पे हाइड्राइड आपने बनाए हैं, इन हाइड्राइड के नेचर क्या है। ठीक है, मतलब इस ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड फॉर्म हुए हैं अब उनका क्या नेचर, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होगी, उनके बारे में डिस्कस करना है हमें। तो आइए पहली जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने चल रहे हैं वो होगा इसमें
आप बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे। इसकी बॉन्ड एंगल, जिसको आप बंध कोण बोल रहे हैं, बंध कोण। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो जैसे इसमें जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, ये चीज हमको डिस्कस करनी है। और साथ ही साथ इसमें किस तरह के चेंजेज आते हैं, मतलब अगर आप इसमें ग्रुप में टॉप टू बॉटम की अगर बात करते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं इसमें, वो हमें देखना है। और इनमें कितने कितने बॉन्ड एंगल्स होते हैं, क्या सबके सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे तो क्यों होंगे, इसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे है वो है बॉन्ड एंगल की, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, एंथीमीन और आपका है बिस्मुथीन लास्ट। तो अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे मेजर किया गया है, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको देख के आप नहीं बता सकते, बस यहाँ पे समझिए कि आपको लर्न ही करना है, ठीक है। इसको बस आप दिमाग में रखे रहिए, कैसे आता है ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक। अब कितना होता है ये जान लीजिए पहले आप। तो जो अमोनिया है यहाँ पे, उसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होता है। अब देखिए 107 डिग्री का, ये कहेंगे अगर इसका इफेक्ट वैल्यू जो निकाली जाती है वो 107.5 का होता है, 107.5 डिग्री का होता है, ठीक। तो अप्रोक्सीमेशन में हम यहाँ पे ले रहे हैं, आपको वैल्यू यही मिलेगी एग्जाम में भी अगर आती है तो 107 डिग्री इसका होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है फास्फीन का वो 93 डिग्री का होता है, कितना 93 डिग्री का, देख रहे हैं आप, इससे बहुत कम हो गया अब, है ना, इससे कम हो गया ना यहाँ पे। आप देखिए इसका रीजन क्या होगा ये हम देखेंगे अभी। हम आगे देखिए, ये है आपका आर्सीन का, जिसका 92 डिग्री होता है। अब देखिए लगभग सिमिलर मिलते जाएंगे आपको, इसका भी 92 डिग्री होता है और इसका 91 डिग्री होता है ना। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री का, फास्फीन का 93 डिग्री का, आर्सीन 92 डिग्री, आपका एंटीमीन जो है वो 92 डिग्री का और बिस्मुथीन जो है वो 91 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए इसमें चेंजेस ऐसे क्यों आ रहा है, इससे आपके मन में प्रश्न ये बने कि अमोनिया और फास्फीन है तो दो एक ही वर्ग के, बट इनके बॉन्ड एंगल इसमें डिफरेंट कैसे आ रहा है। आइए चेक करते हैं आप। देखिए अमोनिया जो है आपका, अमोनिया का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पे एक लोन पेयर है, आप दिखा सकते हैं, और ये फास्फीन का है। अब देखिए जैसे इसमें है क्या कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन की साइज होती है वो कैसी होती है, स्मॉलर होती है। किसके कंपेरिजन में, फास्फोरस के कंपेरिजन में। तो जो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो डिफ्यूजन होता है, जो उनका कहा जाए एक तरह से वितरण होता है, वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल एरिया में होता है। तो जब स्मॉल एरिया में होता है तो इसमें रिपल्सन कुछ ज्यादा होता है, मतलब इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, साथ ही साथ इस बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, क्योंकि साइज छोटी होती है, साइज छोटी होने की वजह से इनके बीच का रिपल्सन जो होता है वो काफी अधिक होता है। रिपल्सन अधिक होने के कारण से इसका बॉन्ड एंगल अधिक होता है। अब बात आती है फास्फीन पे, इनकी साइज जो होती है कंपेरिजन में नाइट्रोजन के ज्यादा होती है, मतलब बड़ी होती है। और नाइट्रोजन कंपेरिजन में बड़ी होती है तो इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो डिफ्यूजन होता है वो काफी ब्रॉड एरिया में होता है, काफी ब्रॉड एरिया में होता है। और ब्रॉड एरिया में होने की वजह से इनके बीच का रिपल्सन जो रहता है वो कम हो जाता है, रिपल्सन अधिक नहीं हो पाता है, मीन्स प्रतिकर्षण अधिक नहीं हो पाता है। और साथ साथ इसकी साइज बड़ी होती है, इसलिए कि बॉन्ड पेयर के बीच में भी क्या होता है, रिपल्सन कम होता है। तो रिपल्सन कम होने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। रिपल्सन कम होने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। रिपल्सन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी साइज ब्रॉड हो रही है, मतलब बड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहां समझ गए कि अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है उनके जो बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर है
और साथ ही साथ लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर हैं उनमें रिपल्सन अधिक होता है, इस कारण से बॉन्ड एंगल अधिक होते हैं, और इसमें रिपल्सन कम होता है क्योंकि साइज इनकी बड़ी होती है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूजन होता है वो काफी ब्रॉड एरिया में होता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सपोज करिए कि जैसे अगर हमने एक ईयर रिंग को ले लिया, ईयर रिंग में क्या होता है कि जैसे उसका एक पेयर लिया आपने और उस एक पेयर ईयर रिंग को आप किसी छोटे से बॉक्स में रख दीजिए, और दूसरा कोई पर्सन है, आपके घर का कोई दूसरा मेंबर है, वो अपने ईयर रिंग को क्या कहते हैं घर के किसी कोने में रख देता है, उसे पता नहीं है या मान लीजिए पता ही होता है लेकिन वो भूल गया कहाँ रखा था। तो क्या होता है कि जैसे जो छोटा वाला जो छोटे बॉक्स में उसने यूज किया है उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और अगर वो जो पूरे घर में किसी भी कोने में रख दिया है तो पूरे घर को वो खंगालेगा, तब जाकर के वो क्या करेगा उस ईयर रिंग को पाएगा। तो ईयर रिंग समझिए क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो जो छोटे से बॉक्स में रखा वो आसानी से मिल गया आपको, और जो बड़े वाले बॉक्स में था वो उसको ढूंढना पड़ा था। यानी कि वहां पर अगर मैं बात करूं तो रिपल्सन क्या हुआ, कम हुआ, और यहाँ पे देखिए रिपल्सन अधिक होते हैं, तेजी से मिला। तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ, यहाँ इसकी साइज छोटी होने की वजह से बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा हो रहा है, और इसके साइज बड़ी होने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। ठीक है, क्लियर बात है। अब देखिए इसमें जो इसकी जो पीरियडिटी होती है, जो इसमें चेंजेस आते हैं डाउन द पीरियड में, तो इसमें आपको ये बताना है कि अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो आपको ये दिख रहा है ना कि बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मीन्स अगर मैं इसकी एक जनरल प्रॉपर्टीज की बात करूं कि ग्रुप में जो हाइड्राइड्स फॉर्म हो रहे हैं 15 के, उनमें किस तरह का परिवर्तन होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर उनके हाइड्राइडों के बंध कोण का जो मान होता है वो घटता है। हाइड्राइडों के बंध कोण का जो मान होता है वो क्या होता है, घटता है। ठीक, बातें आते समझ में। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर सकते हैं कि जो इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती है, एक तरह से जो डिक्रीजिंग मिलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम होते हैं सब पे, बट इनमें जो ऑर्बिटल यूज होते हैं वो क्या रहते हैं, जैसे जैसे साइज इनकी इंक्रीज करती जाती है, आउटर मोस्ट के जो सेल वाले ऑर्बिटल्स रहते हैं उनमें बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं करनी होती है। इस वजह से यहाँ पर इनमें हाइब्रिडाइजेशन के बीच में भी थोड़ा सा डिक्रीजिंग देखा जाता है, इस वजह से भी इनके बॉन्ड एंगल कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका पहला नेचर था, जो पहले इसकी प्रॉपर्टीज थी वो बॉन्ड एंगल को थी, बॉन्ड एंगल को लेकर थी, जो मैंने आपको बताई कि अमोनिया का 107, फास्फीन का 93 डिग्री, AsH3 जिसको आर्सिन बोल रहे हैं आप वो 92 डिग्री, स्टीबीन का भी वही उतना है, और बिस्मथीन का 91 डिग्री। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं आप तो क्या हो रहा है, घटता है, बंध कोण इसका घटता है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई आपको। अब देखिए इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज को हम लेकर डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है थर्मल स्टेबिलिटी, उष्मीय अस्थायित्व। उष्मीय अस्थायित्व स्टेबिलिटी का अर्थ समझ गए आप, मतलब कि जैसे सपोज करें कि अगर आपको कोई चीज पहले से बनी बनाई मिल जाए, जैसे अभी दौर देख ही रहे कि आपको अगर ये कह दिया जाए कि इस बार 12th का एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, जो 12th में स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी पास कर दिए जाएंगे, तो क्या आप वीडियो देखेंगे दोबारा या किसी स्टडी मटेरियल का आप अध्ययन करेंगे? नहीं। मतलब क्या हुआ कि आप स्टेबल हो चुके। वैसे ही यहाँ पर उष्मा देने के बाद कौन कितना अस्थायी होता है, उष्मा देने के बाद कौन कितना अस्थायी होता है उसकी चर्चा हमें करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ जो अगली प्रॉपर्टीज है हमारी वो है थर्मल स्टेबिलिटी को, इसका स्क्रीनशॉट ले करके या इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब देखिए अगला जो आपका नेचर है यहाँ बताया जा रहा है, जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो है थर्मल स्टेबिलिटी, उष्मीय अस्थायित्व। उष्मीय अस्थायित्व। अब देखिए उष्मीय अस्थायित्व यहाँ पे जो मेजर किया जाता है वो ये रहता है कि अगर जो भी आपको मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं, जो भी कंपाउंड्स आपको दिए जा रहे हैं, उनके जो प्रत्येक एटम्स हैं उनके बीच की बॉन्ड लेंथ कैसी, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो लेस होती है। बात समझ रहे हैं आप?
मैं ये कह रहा हूं, सपोज करिए जैसे अभी आप ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है। तो आपको अगर मेरे बीच, आपके और हमारे बीच में कोई इंटरेक्शन कराना हो डायरेक्टली, तो संभवतः नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे और आपके बीच की दूरी क्या है, काफी अधिक है ना। तो जब दूरियां अधिक होती हैं तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिस कारण से उसे हल्की सी उष्मा देने पर वो आसानी से ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ उसका इंक्रीज करेगा, उसके बंध की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी, उस एटम्स के या उस आपके कंपाउंड्स के जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो घटेगी। तो निष्कर्ष क्या निकला यहाँ पे कि जो इस वर्ग के सदस्य के हाइड्राइड्स हैं उनका जो उष्मीय स्थायित्व होगा वो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि बंध की लंबाई बढ़ती है। समझ रहे? यानी सबसे ज्यादा स्टेबल इस ग्रुप का कौन सा कंपाउंड होगा? अमोनिया होगा। और सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा? वो विस्मथीन होगा। तो अगर इसका ऑर्डर आपको लिखना हुआ, इसका क्रम अगर आपको लिखना हुआ, तो आप कैसे लिखेंगे? NH3 ग्रेटर, क्योंकि अस्थायी है, फिर फास्फीन, फिर आर्सीन, फिर स्टीबीन, और अंत में आपको क्या मिला? बिस्मथीन। ऑर्डर समझ में आ रहा ना? किसकी बात कर रहे हो? थर्मल स्टेबिलिटी की। क्या रीजन दिया आपने कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर साइज इंक्रीज होती है, जिसके कारण से उनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से उनमें थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो लेस होती है। ऑर्डर समझ में आया? दो का। अब चलिए अगली बात करते हैं। जो अगले है यहाँ पे वो है लुईस बेसिसिटी की। किसकी है? लुईस बेसिसिटी की। देखिए लुईस बेसिसिटी, है ना। तो लुईस बेसिसिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे लुईस तो वैज्ञानिक है और बेसिसिटी का मतलब यहाँ पे क्षारकता से। तो लुईस की तरह जो डेफिनेशन ये दिया गया था कि जो भी परमाणु या परमाणु के समूह हैं उनके द्वारा कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग किया जा सकता है ना। तो वो आपकी क्षारकता गुण उतना ही ज्यादा दिखाती है। तो यहाँ पर जो बेसिसिटी है वो सबसे ज्यादा किसमें हो सकती है और क्यों हो सकती है, इसकी चर्चा हमें करनी है। तो जिसकी बेसिसिटी आपको पता चल जाएगी ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी जो एसिडिक नेचर होगी वो क्या होगी? लेस होगी। भाई अगर कोई एलिमेंट या कोई भी सदस्य हमारा ऐसा है कि जो पहले से ही क्षारीय हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका नेचर, उसका मतलब जो एसिडिक नेचर है वो भी हाई होगा। नहीं पॉसिबल है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि जो लुईस बेसिसिटी आपको दिखानी है उनमें सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो अमोनिया होगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? अमोनिया होगा। अब क्यों होगा ये आप जानिए। क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो आसानी से रिलीज कर देता है। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है उसकी बेसिक नेचर उतने ही ज्यादा होते हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा यहाँ पे इस हाइड्राइड में वो अमोनिया होगा। बातें क्लियर हो रही है आपको? मैं क्या कह रहा हूँ? लुईस बेसिसिटी में यदि आपसे चर्चा की जाए कि कौन सा इसमें ऐसा हाइड्राइड है जिसका बेसिक नेचर, जिसकी क्षारीय प्रकृति सबसे ज्यादा है, तो उसका आंसर कौन होगा? अमोनिया होगा। क्यों होगी? क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, साथ ही साथ उसकी साइज छोटी होती है। साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो आसानी से वहां से रिलीज कर जाता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस कारण से उसकी जो बेसिक नेचर होते हैं वो अधिक होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इसी का जस्ट को, यानी कि जो इसका ऑर्डर होगा वो ये ऊपर वाला। हाईली बेसिक कौन हुआ? NH3। लेस बेसिक कौन हुआ? BiS3। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला? अगर मैं इसका एसिडिक नेचर पूछूं तो जस्ट अपोजिट। एसिडिक नेचर सबको इसका लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब इस
जो हाइड्राइड आपको बताए जा रहे हैं ग्रुप 15 के, उनका एसिडिक नेचर सभी को बताना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। अब लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वान डर वाल फोर्स। ठीक है, वान डर वाल बल बहुत ही इजी है। यहां पे जो वान डर वाल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट, इसके मॉलिक्यूलर वेट के। मतलब क्या हुआ, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो अधिक होगा कब, जब उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, भाई बढ़ता जाएगा। ठीक है, वान डर वाल बल अधिक होता जाएगा। यानी कि इन हाइड्राइडों में यदि मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा वान डर वाल फोर्स किसमें अप्लाई होगा, तो होगा बिस्मुथिन, क्योंकि इसी का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज्यादा है। अब मॉलिक्यूलर वेट से क्या रिलेशन इसका, भाई जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो उनका जो सरफेस एरिया होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ जब उनमें मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अधिक हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगा, फोर्स जो होंगे वो थोड़े से ज्यादा लगेंगे। ठीक है ना, तो इसी कारण से यहां ये कहा जा रहा है कि वान डर वाल फोर्स का जो यहाँ पे रिलेशन होगा वो क्या है, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा। मतलब अगर मैं बात करूं इसके ऑर्डर की तो क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इन हाइड्राइडों में जो उसका वान डर वाल फोर्स होगा वो बढ़ेगा, वान डर वाल फोर्स जो होगा वो बढ़ेगा। मैंने इसमें एक क्वेश्चन आपको ये दिया है कि इसकी जो एसिडिक नेचर है हाइड्राइडों की, उसका ऑर्डर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं और आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे और इसे अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करके इसे सब्सक्राइब करवाएंगे। ठीक, तो अगले वीडियो की चर्चा, अगले टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।